बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप के सामने रखते हैं आज एक दास्तान जाँ फरोशों की। बड़ी दिलचस्प कहानी है। शाम की हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर कमोडर अब्दुस्तार अल्वी को तमगा शुजात दिया गया। उनको किन खिदमात की बुनियाद पर यह तमगा दिया गया शाम की हुकूमत की तरफ से? आपने ये तो सुना है कि हमारी अपनी हुकूमत की तरफ से बेहतरीन खिदमात पर अवार्ड दिए जाते हैं। ये शाम की हुकूमत की तरफ से एयर कमांडो रिटायर्ड दस्तार अल्वी को बहुत बड़ा एजाज़ दिया गया। किन खिदमात की बिना पर 1973 में इसराइल पर चंद अरब ममालिक ने एक बार फिर 1967 के बाद हमला किया था। अब्दुस्तार अल्वी का तल्लक पाक फ़ज़ाइया से था। पाक फ़ज़ाइया का शाम के साथ क्या तल्लक हो सकता है? वहाँ पे 1973 में एक बार फिर जंग छिड़ी तो सरगोदा में मौजूद कुछ पायलट अपने बेस कमांडर के पास चले गए। उन्होंने अपनी खिदमात अरब ममालिक के लिए इसराइल के साथ लड़ने के लिए पेश की। बेस कमांडर साहब की तरफ से एयर चीफ से रब्ता किया गया। एयर चीफ ने आगे बात ये वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तक पहुंचाई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शाम की हुकूमत से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर पाकिस्तानी पायलट यहाँ पे आना चाहते हैं तो फिर आ जाएं। तो अब्दुस्तार अल्वी साहब भी उन पायलटों के साथ शाम चले गए। यहाँ पे स्टोरी को एक लम्हे के लिए रोकते हैं। चंद साल कब्ल की बात है कि अरशद शरीफ साहब ने अब्दुस्तार अल्वी साहब का इसी हवाले से इंटरव्यू किया, जिसमें अब्दुस्तार अल्वी साहब ने कुछ तफसीलात बताईं और उसके बाद फिर मैंने भी अब्दुस्तार अल्वी साहब से रब्ता किया। उनका मैंने अपने अखबार नवाए वक्त के लिए इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू नवाए वक्त के संडे मैगज़ीन में शाया हुआ। अब आ जाते हैं वहीं पे अब्दुस्तार अल्वी साहब शाम पहुंच गए। जो कि अस्तार अल्वी साहब ने अरशद शरीफ को बताया था और जो मेरे साथ उन्होंने बात की थी उसके मुताबिक ये था कि शाम में ये पहुंचते हैं। शाम के पास रूसी MiG-21 तैयारे थे, जबकि इसराइल के पास उन दिनों में जदीद तरीन मिराज तैयारे थे। ये 1973 की बात है। आज से पूरे 50 साल कबल अंदाज़ा किया जा सकता है कि पाक फ़ज़ाइया के पास और दीगर कई ममालिक के पास, भारत के पास भी अब तक मिराज तैयारे मौजूद हैं। उन दिनों अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये बिल्कुल नए जहाज़ थे, जदीद जहाज़ थे। अब्दुस्तार अल्वी साहब को जो जहाज़ दिया गया वो MiG-21 रूस साख्ता जहाज़ था। अब्दुस्तार अल्वी कहते हैं कि मैंने एक दो दिन में उसकी तरबियत मुकम्मल कर ली। ये नाज़रीन आप यूँ समझें कि अगर आप टोयोटा या होंडा गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए मर्सिडीज़ या रोल्स रॉयस चलाना, मर्सिडीज़ पोर्शे, रोल्स रॉयस, ऑडी चलाना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी आगाही की ज़रूरत होती। इसी तरह से MiG-25 की एक दो दिनों में इन्होंने तरबियत हासिल कर ली। सतार अरबी बताते हैं कि मैंने कम्युनिकेशन के लिए चंद एक अरबी के अल्फाज भी सीख लिए और फिर वो मार कार्रवाई का दिन आ गया। स्क्रैम्बल हुआ, मतलब यह कि ख़तरे का अलार्म बजा। जैसे ही ख़तरे का अलार्म बजता है पायलट भागकर जहाज़ में बैठते हैं, उड़ान भरते हैं और उनको बताया जाता है कि उनका मिशन क्या है। अब्दुस्तार अल्वी कहते हैं कि स्क्रैम्बल हुआ, मैं फौरी तौर पर जहाज़ में बैठा, उड़ान भरी तो बताया गया कि 2 इसराइली मेराज तैयारे शाम की हदूद में दाखिल हुए हैं। मैं फ़ज़ा में गया, उनका ताक़ब किया, एक जहाज़ मेरे निशाने पर आ गया, मैंने फौरी तौर पर मिसाइल का बटन दबा दिया। अब्दुस्तार अल्वी कहते हैं कि मिसाइल का बटन दबाया लेकिन मिसाइल फायर नहीं हुआ। यहाँ पे नाज़रीन आप ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिए, ज़रा सोचिए कि जहाज़ आपके टारगेट पर आ चुका है, निशाने पर आ चुका है, बटन आपने दबा दिया है लेकिन मिसाइल फायर नहीं हो रहा। हुआ क्या? अल्वी साहब बताते हैं कि मिसाइल का टाइम डिले 1 सेकंड होता है। 1 सेकंड के बाद मिसाइल ने अपने लॉन्चर से निकलना था और मिसाइल अपने लॉन्चर से 1 सेकंड के बाद निकल गया। 1 सेकंड ये वाला अल्वी साहब कहते हैं कि मेरे लिए सदियों पर भारी था। निशाना दुरुस्त था, मिसाइल निकला, उसने जहाज़ को टारगेट किया। इससे पहले कि जहाज़ फ़ज़ा में बिखर जाता पायलट बेल आउट कर गया, जिसको कहते हैं कि छतरी से उसने छलांग लगा दी। पहाड़ी इलाका था। अल्वी साहब अपना मिशन पूरा करके वापस आ गए। अंदाज़ा किया जा सकता है कि इनका किस तरह से वालहाना इस्तकबाल किया गया होगा। अल्वी साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि मेरी मुलाकात पायलट से करवा दी जाए तो मुझे बताया गया
پہاڑی علاقہ تھا، پائلٹ کو فوری طور پر ریسکیو کر لیا گیا۔ پائلٹ کا نام کیپٹن لٹس تھا۔ لٹس کو فوری طور پر ریسکیو کر لیا گیا، اسے ہاسپٹل لایا گیا، لیکن وہ جان بر نہیں ہو سکا، مر گیا۔ تو سٹوری یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ ستار علوی صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کے لیے شام کی حکومت نے ان دنوں کچھ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ میرے آنے کے بعد شام ملک کی کوئی شاہراہ میرے نام سے منسوب کی گئی ہے۔ اور ناظرین، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 2018 میں ستار علوی صاحب 1944 میں جلندھر میں پیدا ہوئے تھے۔ 2018 میں یہ کراچی کے ایئر بیس فیصل پر جاتے ہیں، وہاں پہ پاک فضائیہ کا میوزیم ہے۔ کسی دور میں اس بیس کا نام ڈریک روڈ بیس تھا، لیکن اس کے بعد اس کا نام فیصل بیس رکھ دیا گیا۔ فیصل بیس پر PAF میوزیم ہے، وہاں پہ یہ جاتے ہیں، ایک تقریب منعقد ہوتی ہے۔ تقریب میں یہ وہ والا کورال فلائنگ یونیفارم جو کیپٹن لٹز نے پہنا ہوا تھا، وہ شام کی حکومت نے ان کے حوالے کر دیا تھا۔ تو انہوں نے وہ والا فلائنگ کورال شاہراہ فیصل میوزیم کو دے دیا، جو وہاں پہ آج ایک یادگار کی صورت میں موجود ہے۔ عبدالستار ستار علوی کو 1973 میں آج سے 50 سال قبل اسرائیل کا وہ جہاز گرانے کی خدمات کے عوض شام کے سفیر ڈاکٹر رمیز رائے نے تمغہ شجاعت دیا ہے۔ یہ تو داستان ہو گئی ایک جاں فروش کی۔ ایک اور جاں فروش کی داستان، یہ بھی ایک پاک فضائیہ کے پائلٹ تھے، ان کو بھی اسرائیل کی جنگ میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ یہ 1967 کی بات ہے۔ پاکستان سے سیف العظم عراق اور اردن کی طرف سے لڑتے ہیں۔ پہلے اردن کی طرف سے لڑتے ہوئے سیف العظم نے 2 اسرائیلی جہاز مار گرائے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ عراق چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد ہی عراق چلے گئے۔ عراق کی طرف سے لڑتے ہوئے انہوں نے ایک اور اسرائیلی جہاز مار گرایا۔ یہ آج تک کسی بھی پائلٹ کی طرف سے اسرائیل کے 3 جہاز مار گرائے جانے کا تاریخی ریکارڈ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ ریکارڈ کوئی بھی توڑ سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی عرب ملک کا کوئی پائلٹ یہ ریکارڈ توڑ دے، لیکن پاکستان کے پائلٹ کا یہ ریکارڈ کبھی بھی نہیں ٹوٹ پائے گا۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے، سیف العظم کے حوالے سے 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان کی تاریخ بدلی، پاکستان کا جغرافیہ بدلا۔ سیف العظم کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، بنگلہ دیش بنا تو یہ پھر بنگلہ دیشی ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی وصیت میں یہ کہا تھا، میرے کفن پر دل کی جگہ پر پاکستانی پرچم ٹانک دینا۔ 2020 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی داستان جاں فروشوں کی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔